ओके, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में हम 24 जुलाई के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक सेशन को देखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एंड तक देखिएगा, रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट करो। जिस भी डे की पीडीएफ या मॉक टेस्ट आपको चाहिए डेली करंट अफेयर के, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। तब तक आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट में सेशन के हम आप सभी को पता है कि 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। एंड में हम डिस्कस करेंगे उसका आंसर और नए क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, बीच में जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं नोट कीजिएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नियुक्त किए गए हैं। यहां पर बात की जा रही है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। अच्छा, कौन सी संस्था है? तो यह है नीति आयोग, है ना। नीति आयोग का नाम आप सभी ने सुना होगा। अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ओके, क्या है ये? पॉलिसी थिंक टैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसीज पर सलाह देने का काम और काफी अलग अलग मुद्दों पर सलाह देने का काम करता है नीति आयोग। ये 2015 में गठित हुआ था, 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ। पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जो कि 1950 में बना था, और आगे चलकर 2015 में योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ना, हमेशा पीएम होते हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। यहां पर बात की जा रही है सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो ये बने हैं अनुराग जैन। आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी। नीति आयोग के वर्तमान में नए सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं अनुराग जैन। अब बात आती है कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है। तो अनुराग जैन ने रिप्लेस किया है इस पद पर बीवीआर सुब्रमण्यम को। अब आप बोलेंगे कि सर निधि छिब्बर, तो याद रखिएगा निधि छिब्बर की जब हम बात करते हैं तो ये अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत थी बीवीआर सुब्रमण्यम के बाद। तो ये जो पोस्ट थी ना निधि छिब्बर की, जो कि पहले सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी है, ये अभी अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत थी। तो ठीक है, कुछ समय रही, लेकिन परमानेंट पोस्ट के लिए रिप्लेस किया है इन्होंने बीवीआर सुब्रमण्यम को। ओके, अगर एग्जामिनर निधि छिब्बर का नाम देता है तो फिर यह भी सही हो जाता है, लेकिन उस केस में बीवीआर सुब्रमण्यम हमको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोनों याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुराग जैन को 2 साल की अवधि के लिए नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया है। अनुराग जैन ये 1989 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर के। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं, और अब इनको सीईओ बनाया गया है नीति आयोग का। सीईओ का काम क्या होता है? तो जनरली क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करना सीईओ का मुख्य कार्य होता है। वाइस चेयरमैन फुल टाइम जो मेंबर होते हैं, जो एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, उनके साथ मिलकर पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं। ओके, और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के लिए भी ये काम करते हैं। अब यहां पर वाइस चेयरमैन की भी बात की जा रही है नीति आयोग की, तो याद रखिएगा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अभी कुछ समय पहले ही अपॉइंट किए गए हैं, तो उनको भी हमको याद रखना पड़ेगा। ये कौन है? ये है अशोक कुमार लाहिड़ी। ओके, तो अशोक कुमार लाहिड़ी ये वर्तमान में वाइस चेयरमैन है किसके? नीति आयोग के। तो ये दोनों क्लियर हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। अध्यक्ष अलग है, चेयरमैन अलग है, जो पीएम होते हैं, वाइस चेयरमैन अलग होते हैं, और अभी जो अपॉइंट किए गए हैं वो सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। ओके, ये भी इसी साल अपॉइंट हुए हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा, अशोक कुमार लाहिड़ी को। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के फ्लैग बीरर कौन है? तो आज 23 जुलाई को, कल ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है, यहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई है 2026 के। आपको पता है यहां पर जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें भारत के फ्लैग बीरर कौन थे? तो ये हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू इंडियन वेट लिफ्टर है।
है ना, वेट लिफ्टिंग से संबंधित। तो मीराबाई चानू फ्लैग बीरर रही है ओपनिंग सेरेमनी में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। 23 जुलाई को कल ये शुरू हुआ था, 2 अगस्त 2026 तक यह आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट मंथ की शुरुआत तक यह आयोजित होगा, 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स है। और इस बार ये 23वां एडिशन है कॉमनवेल्थ गेम्स का, याद रहेगा। ओके, अब यहां पर जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसमें मीराबाई चानू ये बनी है भारत की फ्लैग बीरर, और यहां पर बैटन बीरर बनाया गया है लवलीना बोर्गेहेन को। अगर हम लवलीना बोर्गेहेन की बात करें तो ये है इंडियन बॉक्सर, दोनों को याद रखना, मीराबाई चानू इंडियन वेट लिफ्टर, लवलीना बोर्गेहेन की बात करें तो ये इंडियन बॉक्सर। ओके, दोनों ही ओलंपिक मेडलिस्ट रही हैं, आगे हम बात करेंगे। तो एक फ्लैग बीरर रही मीराबाई चानू, और फ्लैग बैटन बीरर कौन रहे या कौन रही? बैटन बीरर क्या होता है? एक छड़ी नुमा संरचना होती है कॉमनवेल्थ गेम्स की, उसको उठाने वाली। तो बैटन बीरर रही है कौन? लवलीना बोर्गेहेन। ओके, 23वें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका मैस्कोट अभी रिलीज किया गया था जिसका नाम है फिनी। ओके, फिनी ये एक मैस्कोट है, एक्चुअल में स्कॉटलैंड के नेशनल एनिमल जो कि यूनिकॉर्न है उससे प्रेरित होकर इससे बनाया गया है फिनी को। तो ये हो गया ऑफिशियल मैस्कोट। इस बार 74 देश यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3000 से ज्यादा एथलीट यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और भारत की ओर से 125 एथलीट हमने भेजे हैं। अब हम मीराबाई चानू की बात कर लेते हैं, लवलीना बोर्गेहेन की बात कर लेते हैं। तो पहले मीराबाई चानू किस राज्य से बिलोंग करती है? डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स से। तो मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है कौन? मीराबाई चानू। स्टैटिक से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब स्पोर्ट्स और जो खिलाड़ी पूछे जाते हैं ना। तो मीराबाई चानू इंडियन वेट लिफ्टर, मणिपुर राज्य से आती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 48 केजी वेट कैटेगरी में ये वेट लिफ्टर हैगी, 48 केजी वेट कैटेगरी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 2021 में हुआ था आगे चलकर। वहां पर 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। किसने? मीराबाई चानू ने। ओके, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी विमेन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो लगातार न जाने कितने गोल्ड इन्होंने जीते, ठीक है। तो काफी सारे, वो तो पूछे नहीं जाते, पर ओलंपिक सिल्वर याद रखिएगा मीराबाई चानू का। मेजर अवार्ड देखिए तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि अब मेजर ध्यानचंद्र के नाम से जाना जाता है। उस वक्त राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है के नाम से जाना जाता था। 2017 में इनको दिया गया था, 2018 में, और पद्मश्री भी इनको इसी साल 2018 में दिया गया था। ओके, 2021 में नाम चेंज हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का, और फिर किया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो ये भी 2018 और पद्मश्री भी 2018 में मीराबाई चानू को दिया जा चुका है। लवलीना बोर्गेहेन ये आती है भारत के असम राज्य से, बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर, वेट कैटेगरी 75 केजी वेट कैटेगरी में ये अभी बॉक्सिंग में है कॉमनवेल्थ गेम्स में। अचीवमेंट देखें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लाई थी इंडिया के लिए। अर्जुन अवार्ड 2020 में दिया जा चुका है लवलीना बोर्गेहेन को, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में दिया गया था लवलीना बोर्गेहेन को। डन। लास्ट जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स था, यह पूछा जा सकता है। तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स की जब हम बात करते हैं तो इसका आयोजन किया गया था बर्मिंघम में। ओके, तो बर्मिंघम में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे, और अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। तो करंट अफेयर को सही ढंग से वॉच करोगे ना, अगर जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं अगर उस पर फोकस करोगे ना, तो स्टैटिक पोर्शन आपका इजीली तैयार हो जाएगा। तो करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों आपके तैयार हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। हर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, इसलिए डेली करंट अफेयर मैं आपको शुरू से कह रहा हूं जुड़े रहो, लगातार देखो और पूरा सेशन देख के जाओ, है ना।
हर सेशन से आपको 5-7 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे डिटेलिंग मिला के, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए पूरा ध्यान से देखा करो। आगे आओ, अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की फ्रीक्वेंसी देखें तो 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 74 कॉमनवेल्थ कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करती है। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में जो हुआ था वो 22वां ही एडिशन था, ये याद रखना। ओके अच्छा, कॉमनवेल्थ में भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार इंडिया ने 1934 में पार्टिसिपेट किया था। उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे लंदन में 1934 में। भारत का पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मिल्खा सिंह लेकर आए थे 1958 में। तो बहुत इंटरेस्टिंग। हाल ही में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 किस अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है? इंग्लिश में देखते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। यह बिल रिसेंटली पार्लियामेंट में लाया गया है क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। तो ये जो बिल है ना, ये संशोधन करेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था और ये इंपॉर्टेंट भी। तो कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। अब हमको समझना पड़ेगा कि चेंज क्या किया जा रहा है और क्यों जरूरत पड़ रही है चेंज करने की। तो हमारे जो होम मिनिस्टर है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसे FCRA 2010 एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें संशोधन के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। उद्देश्य है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब जो दान आता है, फॉरेन से क्या होता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि दान देते हैं इंडिया के ऑर्गेनाइजेशंस को, NGO को। लेकिन क्या वो पैसा इंडिया में सही जगह पर लग रहा है ना? क्या सही चीज पे जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि उससे इलीगल कोई एक्टिविटी इंडिया में कंडक्ट हो रही है। वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया को पीछे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो फॉरेन फंडिंग करते हैं इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को, इलीगल तरीके से ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है। तो काफी सारे इश्यूज हैं। तो इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए इसी पैसे को, जो कि दान के थ्रू आता है ना, कंट्रीब्यूशन के थ्रू आ गया, मतलब दान जैसा ही आ गया किसी भी प्रकार से, तो उसको रेगुलेट करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 लाया गया था। ओके तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से खरीदी गई प्रॉपर्टी और एसेट्स के प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम बनाने के लिए अब क्या किया गया है कि अमेंडमेंट बिल लाया गया है। देखिए बिल क्या काम करता है। 2010 का बिल है ना, जो कानून है वो ये तय करता है कि भारत के NGO, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि में जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है वो ले सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग वो कैसे कर रहे हैं, है ना, अगर कैसे ले सकते हैं, उपयोग कैसे कर सकते हैं, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए 2010 का एक्ट आया। अब संशोधन की बात करते हैं। 2026 के अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो पहले यदि किसी NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाता था, पहले क्या होता है, NGO को या कोई ऐसे ट्रस्ट होते हैं ना, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर उनकी फॉरेन फंडिंग आ रही है तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, उसको देखती है, निगरानी करती है कि सही तरीके से आया है, सही किसी व्यक्ति या संस्था से आया है और तुमने सही जगह पे यूज किया है। तो इसके लिए लाइसेंस चाहिए ना, तो FCRA रजिस्ट्रेशन मिलता है। अब अगर क्या होता था, किसी NGO का ये कैंसल हो जाता था, तो फॉरेन फंड से खरीदी गई प्रॉपर्टी या एसेट्स का क्या होगा, इसके लिए कोई भी कानून नहीं था। 2010 के एक्ट में भी नहीं लिखा था। इसी कमी को दूर करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 लाया गया है। तो अब क्या किया गया कि पुराने बिल के सेक्शन 15 के स्थान पर चैप्टर 3A को जोड़ा गया है। इसमें क्या किया गया है पता है, यह बोला है कि NGO का अगर FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाता है, ओके, किसी भी कंडीशन में सीज कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फॉरेन फंड से बने उनके जो एसेट्स है वो टेम्पररी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को चले जाएंगे। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मतलब जो गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाए। होम मिनिस्ट्री के पास भी जा सकता है, या होम मिनिस्ट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा डिसाइड कर दे कि अगर किसी NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसल होता है तो उसकी संपत्ति इस डिपार्टमेंट को चली जाएगी। वो डिपार्टमेंट
कस्टोडियन होगा, मतलब अपनी कस्टडी में रखेगा। ये होम मिनिस्ट्री कर सकती है। तो वो किसी भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जिसको डिसाइड करेगी उसके पास टेम्पररी तौर पर चले जाएगा जब तक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो जाता। एक कंडीशन तो ये, अगर रिन्यू हो जाता तो वापस एनजीओ को उनका एसेट्स लौटा दिया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन कभी रिन्यू ही नहीं होता है, मान लो एनजीओ लीगल काम में ही था, ये चीज प्रूफ हो जाती है, तो अब तो उनको रजिस्ट्रेशन वापस बहाल नहीं होगा। तो ऐसे केस में वो जो एसेट्स है जो कि सीज की गई है कस्टोडियन के पास है, वो परमानेंटली चली जाएगी कस्टोडियन के पास, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास। ओके, अब ये गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो ये प्रावधान किया गया है परमानेंट एसेट्स का। गवर्नमेंट अगर चली जाती है और परमानेंट एसेट्स गवर्नमेंट के पास है अब, क्योंकि एनजीओ प्रूफ हो गया है कि लीगल एक्टिविटी में था, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी उस एसेट्स का? तो पब्लिक पर्पस के लिए यूज करेगी, गवर्नमेंट बॉडीज को ट्रांसफर कर देगी, या फिर उसको बेचती है तो उससे जो पैसा आएगा वो कॉन्सोलिडेटेड फंड में जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट की संचित निधि में वो पैसा चला जाएगा। जहां से गवर्नमेंट का पूरा पैसा जिस निधि में होता है ना, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि, इसमें चला जाएगा। तो ये प्रावधान किए गए हैं। चर्चा में रहा तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी सुर्खियों में है जिसका नाम है तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और यह देखने को मिलेगा भारत के सिक्किम राज्य में। आंसर डी हो जाएगा। अब बात आती है कि सुर्खियों में क्यों है। एक्चुअल में क्या है ना, ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। सिक्किम के नामची नाम का जिला है, वहां पर एनएचपीसी के अंडर में 500 मेगावाट का तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अब यहां पर एक हादसा हो गया। एक्चुअल में यहां पर एक एडिट 3 जो टनल थी ना, उसमें विस्फोट हो गया। अब विस्फोट का कारण क्या है? एडिट 3 टनल क्या होती है अभी हम बात करेंगे। विस्फोट का कारण क्या है पहले ये देखो। क्या होता है, ऐसी जो खदानें होती है, जो ऐसी टनल होती है ना, उसमें क्या होता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दौरान मिथेन, एसी गैस से, फ्लेमेबल गैस से काफी होती है। तो जब एसी गैस से आपस में टकराती है तो उनमें क्या होता है, एक चिंगारी से भी विस्फोट हो जाता है। तो हुआ यह है कि एडिट 3 टनल में विस्फोट के बाद 15 से ज्यादा वो जो वर्कर थे ना, वो दब गए और सभी की मृत्यु हो गई। तो एनएचपीसी और सिक्किम गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है ताकि जांच की जा सके कि एक्चुअल में एडिट 3 टनल में यह विस्फोट हुआ कैसे। प्रारंभिक तौर पे तो यही दिख रहा है कि मीथेन गैस के कारण विस्फोट हुआ है, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है, पर फिर भी अभी जांच करेंगे तो आगे पता चलेगा। इसीलिए तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी सुर्खियों में है, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। एडिट टनल होती है, एक सहायक टनल होती है जो कि मेन टनल में जाने के लिए यूज की जाती है। ओके, जो वर्कर है उनको पहुंचाने के लिए, मशीनों को पहुंचाने के लिए, वेंटिलेशन के लिए एडिट टनल का निर्माण किया जाता है। तो सहायक टनल जो कि मेन टनल से जुड़ती है, तो ये एडिट टनल में जा रहे थे मेन टनल के लिए, एडिट टनल में ही विस्फोट हो गया। तो समझ गए, सिक्किम के नामची डिस्ट्रिक्ट में ये तीस्ता रिवर पर ये प्रोजेक्ट है। ओके, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एक प्रकार का। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी इंप्लीमेंटेशन बॉडी है, इसके हाथ में कंट्रोल है बनाने का और इसे लागू करने का। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखिए इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि जल विद्युत परियोजना है, तो 500 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 125 मेगावाट का पर्टिकुलर एक एक उसका फेज देखने को मिलता है। तो 4 फेज में 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेगा। तीस्ता रिवर पर है ये। तीस्ता रिवर नॉर्थ सिक्किम में छोलामो लेक नाम की एक लेक है जिसे सोलामो के नाम से भी जाना जाता है। इस लेक से निकलती है, दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहते हुए इसकी टोटल जो लंबाई है 414 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। अब इसका बहाव क्षेत्र भारत में सिक्किम, फिर नीचे आती है पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहती है और फिर चली जाती है बांग्लादेश में। तो 315 किलोमीटर तीस्ता रिवर का बहाव क्षेत्र इंडिया में है। 99 किलोमीटर ऑलमोस्ट ये बांग्लादेश में बहती है, और फिर बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता रिवर का जो बेसिन है 83% इंडिया में है और ऑलमोस्ट 17% बांग्लादेश में ये नदी बहती है। ओके, तो नॉर्थ सिक्किम से ही इसका उद्गम होता है और इसी पर तीस्ता प्रोजेक्ट जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, काफी सारे हैं वो बनाए गए हैं।
तो अभी जो 6 नंबर का प्रोजेक्ट है उसमें काम करते हुए विस्फोट हुआ था एक टनल में। तो ये है नदी, अगर आप यहां से देखेंगे तो ये इस तरीके से निकल के आ रही है और सिक्किम होते हुए थोड़ा पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और फिर जाकर मिल जाती है किसमें, ब्रह्मपुत्र रिवर में। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी 500 जीएस एमसीक्यूज यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जीएस से। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज आपको दिए गए हैं, विथ एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको मिलेगा। काफी स्टूडेंट की डिमांड आती है बार बार कि सर जीएस में स्कोर करने में हर एग्जाम में काफी प्रॉब्लम होता है, तो जीएस में स्कोर करने के लिए 500 जीएस एमसीक्यूज को आप ज्वाइन कीजिए। ओके, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में यह भी आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट आ रहा हो, है ना, एप्लीकेशन पर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। आगे, आरोह भारत की पहली एनुअल रिपोर्ट है, इसे किस मिनिस्ट्री ने जारी किया है? ये रिपोर्ट क्या है पता है? आरोह का मतलब है एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर। जो माइंस बंद हो रही है ना कोयले की, उनकी क्लोजर रिपोर्ट है ये, बात करेंगे इसकी। तो खदान बंद होने पर वार्षिक रिपोर्ट है आरोह। ये पहली बार ही एनुअल रिपोर्ट लॉन्च की गई है और इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने आरोह रिपोर्ट जारी की है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा जारी भारत की पहली वार्षिक रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि जिन कोल माइंस में अब खनन नहीं हो रहा उसे साइंटिफिकली तरीके से कैसे बंद किया गया है और बाद में उनका यूज कैसे किया जाएगा। तो ये समझ नहीं आया, साइंटिफिकली तरीके से, साइंटिफिक माइन क्लोजर रिपोर्ट। देखिए पहले क्या होता था, जब कोई माइन से कोयला निकाल लिया जाता था, अब माइंस को बंद करने का टाइम उससे कोई ज्यादा अब काम की नहीं है ना, खत्म हो गया उससे काम, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते थे। वो गड्ढे बने हुए हैं क्योंकि खान है माइंस से, गड्ढे बने हुए हैं, छोड़ दिया, दलदली भूमि हो जाती थी और उपजाऊ भी नहीं रह जाती थी क्योंकि उसको वापस मेंटेन किया ही नहीं गया। तो इस तरीके से वो पूरी खाने जो होती थी, वो जो खदान होती थी, वो खत्म हो जाती थी। अभी तक तो माइंस को बंद करने का प्रोसेस ऐसा ही था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने आरोह रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया गया है कि अब कैसे साइंटिफिक माइन क्लोजर किया जा रहा है, मतलब साइंटिफिक तरीके से, प्रूवन तरीके से माइंस को कैसे बंद किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में क्या किया जा रहा है कि भूमि को, जो माइंस बंद की गई है, फिर से यूज किया जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो भूमि को सुरक्षित बनाने के लिए काम किए गए हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। एक्चुअल में इस रिपोर्ट में 42 कोल माइंस की बात की गई है जिनको बंद किया गया है, तो उसमें साइंटिफिकली माइन क्लोजर है, तो साइंटिफिकली तरीके से उनको कैसे बंद किया गया है, वैज्ञानिक तरीके से, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण की बहाली की गई है, इन्होंने बताया है। इकोसिस्टम रिस्टोर किया गया है, वहां पर वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर काम किए हैं। ओके, भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किए हैं गवर्नमेंट ने, और हरियाली को वापस स्थापित करने के लिए पौधारोपण किया गया है, और भूमि को लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाए, सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया है। ऐसा इस रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बताया है। भारत की पहली एनुअल रिपोर्ट ऑन माइन क्लोजर है ये। 42 कोल माइंस को स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्वीकृत योजनाओं के अनुसार साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से बंद किया गया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो जो खदानें हैं उनको, उनके पुनर्वास और दोबारा उपयोग कैसे किया गया है, गवर्नमेंट ने कैसे उस पर काम किया है बंद करने के बाद, ये सब इस रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने मेंशन किया है। यूनाइटेड किंगडम के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए एक नई मिनिस्ट्री बनी है यूके में, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, और इसके जो पहले मंत्री है ना, वो भारतीय ओरिजिन के, है ना, इंडियन ओरिजिन के, जिनका नाम है कनिष्क नारायण। आंसर हो जाता है आंसर डी। तो यूनाइटेड किंगडम के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर ये बने हैं कनिष्क नारायण। मूल रूप से भारत के बिहार से आते हैं, लेकिन अब ब्रिटेन की नागरिकता इनके पास, पर ये बिहार ओरिजिन के। तो इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश पॉलिटिशियन कनिष्क नारायण को यूनाइटेड किंगडम का पहला मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर पहले बने हैं।
ये नई क्रिएटेड कैबिनेट पोस्ट है जो कि यूके में बनाई गई है। उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसीज को बनाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेगुलेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना। तो इन सभी के लिए ये मिनिस्ट्री काम करेगी और प्रॉपर इसके मिनिस्टर बन गए कनिष्क नारायण, भारत के बिहार के मुजफ्फरपुर इनका ओरिजिन है, एंसेस्टर और सभी का। तो ये यहां से बिलोंग करते, इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश मूल के नागरिक हैं। कौन है ये? कनिष्क नारायण, जो कि यूके में एआई मिनिस्टर बने हैं पहले। देखिए अभी पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया है, इसको भी देख लो। पंजाब ने क्या किया है कि फर्स्ट से लेकर 12th तक जो क्लासेस है ना, उसमें एआई की जो एजुकेशन है ना, उसको नियमित विषय के रूप में शुरू किया है। मतलब पर्टिकुलर एआई सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया है पंजाब ने फर्स्ट से लेकर 12th तक की एजुकेशन के लिए। बहुत ही शानदार है ना, एक बोल सकते हैं डिसीजन है जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है पंजाब। ठीक है, तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है। और क्योंकि आप जानते हैं जो फ्यूचर है ना वो एआई का है, तो जो भी पीढ़ी आ रही है, जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसको एआई के बारे में सिखाने की जरूरत है। इवन हमको भी सीखना है अभी तो काफी सारी चीजें एआई में। तो पंजाब ने फर्स्ट से लेकर 12th तक एआई को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है। ओके, तो ये छोटी सी चीजें, इसको याद रखना। तमिलनाडु का पहला पूरी तरीके से संचालित जलवायु अनुकूल ग्राम कौन सा बना है? तमिलनाडु का पहला ऑपरेशनल क्लाइमेट रेसिलियंट विलेज ये बना है किल्लई विलेज। तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रेसिलियंट विलेज। तो तमिलनाडु के कडलूर जिले में किल्लई नाम का एक विलेज है, पूरी तरीके से संचालित क्लाइमेट रेसिलियंट विलेज बना है। तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के तहत इस गांव को डेवलप किया गया था और ये अब गांव पर्टिकुलर क्लाइमेट रेसिलियंट विलेज बना है, जो कि अभी संचालित है, तमिलनाडु का पहला ऐसा विलेज। उद्देश्य क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से जो कोस्टल एरिया है उनको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से और ज्यादा अवगत करवाना और जलवायु परिवर्तन से उन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको झेलने के लिए उनको सक्षम बनाना। यह होता है क्लाइमेट रेसिलियंट विलेज। मतलब जो भी अब बाढ़ आ जाए तमिलनाडु के इन क्षेत्रों में, या फिर सुनामी का कोई खतरा हो, या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसको झेलने के लिए अब ये गांव तैयार है। ये होता है क्लाइमेट अनुकूल विलेज या क्लाइमेट रेसिलियंट विलेज। तो तमिलनाडु का पहला ऐसा विलेज बना किल्लई गांव। ऑलमोस्ट 2,30,00,000 खर्च करके इस गांव को डेवलप किया गया है। काफी सारे काम किए गए हैं रिस्टोरेशन के, प्लास्टिक वेस्ट रिमूवल के लिए इस गांव में काम किए गए हैं। मैग्रो वन क्षेत्र को बढ़ाया गया है कोस्टल एरिया पर, सोलर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप किया गया। तो अब ऐसी कंडीशन है कि छोटे छोटे प्राकृतिक आपदाओं के समय या अगर कोई जलवायु परिवर्तन का कोई जोखिम होता है तो ये गांव तैयार है उसको झेलने के लिए। यही होता है क्लाइमेट रेसिलियंट विलेज, है ना। जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव होते हैं, सूखा, बाढ़, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, कभी भी बारिश आ जा रही है, बाढ़ आ जा रही है, तूफान आ जा रहे हैं, तो उनको झेलने के लिए ये गांव तैयार है। तो तमिलनाडु का पहला ऐसा गांव है किल्लई गांव। ओके, ठीक है। तमिलनाडु की जो क्लाइमेट रेसिलियंट विलेज प्रोग्राम है ना, ये तमिलनाडु ने 2022-23 में शुरू किया था। इसके तहत वो अपने गांवों को डेवलप करता जा रहा है। 11 जिलों के 11 गांवों को चयनित किया गया था इस मॉडल के लिए, और इसमें किल्लई गांव पूरी तरीके से तैयार हो गया। इसे लागू करने वाला तमिलनाडु का पहला गांव। झारखंड का पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? झारखंड का पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित किया जाएगा झारखंड के रांची में। यह झारखंड राज्य का पहला है, तो झारखंड के रांची में इसे स्थापित किया जाने वाला है। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये झारखंड की संस्था है, और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जो कि कोलकाता में जिसका हेडक्वार्टर है, इनके बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत रांची में झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जहां पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड जो काम है वो सिखाए जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशन ही इसी का है। ये झारखंड का पहला फिल्म एंड टेलीविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, जो कि रांची में बनेगा। ओके, रांची से ही संचालित होगा।
सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ये सहयोग करेगा। पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ा जाए, फैकल्टीज कैसे अपॉइंट किए जाएं या फिर कैसे सर्टिफिकेट दिया जाए, ये सारी जिम्मेदारी सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट संभालने वाला है झारखंड के लिए। तो रांची में स्थापित किया जाएगा। साउंड डिजाइन, फिल्म एडिटिंग, एनिमेशन, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, ये सारे के सारे कोर्सेस यहां पर संचालित किए जाने वाले हैं आने वाले समय में। तो झारखंड के रांची में यह स्थापित है, झारखंड का पहला सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। 1995 में यह स्थापित हुआ था। भारत का एक बहुत ही फेमस फिल्म एंड टेलीविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ये कार्य करता है। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि इंडियन लेवल पर काम करती है, ये संस्था भी यही काम करती है। फिल्म मेकिंग, टेलीविजन, ऑडियो विजुअल मीडिया, है ना, प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रदान करती है फिल्म मेकिंग के सेक्टर में, टेलीविजन के सेक्टर में। तो ये महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। ये नेशनल लेवल पर काम करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत कार्य करती है। एक डे है, कल था, याद रखना इसको। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। तो ये क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं, तो ये कल था 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 1927 में जब पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई थी, उसकी स्मृति में 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन बनी है? तो देखिए, उत्तरी अफ्रीका, पूरे अफ्रीका की यहां पर बात नहीं की गई है, केवल नॉर्थ रीजन की बात की गई है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉबकल। इस पर चढ़ाई करने वाली सफलतापूर्वक सबसे कम उम्र की एशियाई बनी है ईया कृष्ण। ईया कृष्ण केरला से बिलोंग करती है, ठीक है ना। केरला के त्रिशूर की रहने वाली है। केवल 8 साल ईया कृष्ण की एज है। मोरक्को जो कि उत्तरी अफ्रीकी देश है, इसमें एटलस माउंटेन में एक चोटी है माउंट टॉबकल। यह उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन बनी? केरल के त्रिशूर की ईया कृष्णा या ईया कृष्ण, ठीक है। तो यह बनी है सबसे कम उम्र की एशियाई। ओके, पहले भी अचीवमेंट काफी रहे हैं, जैसे यूएई की सबसे ऊंची चोटी जेबल जैस पर भी इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तब इनकी एज केवल ऑलमोस्ट 6 साल थी। तो यह भी एक अचीवमेंट था। और अब इन्होंने उत्तरी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। माउंट टॉबकल 4167 मीटर की ऊंचाई पर है। नॉर्थ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है? तो ये मोरक्को में देखने को मिलती है। और कैजुअली अगर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अफ्रीका की सबसे, पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में देखने को मिलती है। 5895 मीटर ऊंची है। ओके, एक डोरमेंट वॉल्केनो है ये, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में। लास्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रव्यापी कैंपस जैव विविधता रजिस्टर पहल किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? इंग्लिश में पढ़ेंगे। देखो, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनके लिए नेशन वाइड कैंपस बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, इस इनिशिएटिव की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन ना, केवल उसमें यह रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर मैसूर से देश भर के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैंपस बायोडायवर्सिटी रजिस्टर पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में जितने भी कॉलेज है, जितने भी यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसमें वनस्पतियों की जितनी भी प्रजाति है कैंपस में, है ना, या फिर जीव जंतुओं की जितनी भी प्रजाति है, उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। सभी जीव, चाहे पेड़ पौधे हो, प्लांट हो, है ना, फ्लोरा या फोना, मतलब प्लांट, वनस्पति भी आ गई और जीव जंतु भी आ गए। जो भी कैंपस के अंदर है, विश्वविद्यालय या कॉलेज परिसर में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यही होते हैं।
तो इन सभी के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। इस पहल के तहत प्रत्येक भाग लेने वाले संस्थान में एक कैंपस बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार किया जाएगा और इन सभी स्पीशीज उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि हम बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके इन फ्यूचर। इन जो स्पीशीज है उनके बारे में हमको पता हो, सभी स्टूडेंट को और देश को पता हो, इसीलिए एक रजिस्टर मेंटेन किए जाने की बात की गई है। सारे जो स्टूडेंट हैं, जो फैकल्टीज हैं, स्टाफ है, वो मिलकर कैंपस में जो भी प्रजातियां हैं उनको एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे और आई नेचुरलिस्ट, ई बर्ड और ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उन पर इनकी जानकारी अपलोड की जाएगी और लगभग 1 वर्ष के सर्वे के बाद प्रत्येक संस्थान अपना कैंपस बायोडायवर्सिटी रजिस्टर मेंटेन करेगा और उन सारी स्पीशीज के बारे में उसमें लिखेगा। तो ये जो एक इनिशिएटिव बोल लो, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा शुरू किया गया है। यह संस्था भारत में अगर हम देखें तो एक स्टेचुरी बॉडी मतलब वैधानिक निकाय है, एक्ट के माध्यम से बना था। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 में लाया गया था और इसके माध्यम से यह संस्था 2003 में स्थापित हुई। उद्देश्य क्या है? भारत में बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, उनका सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देना और इकोसिस्टम को सेफ रखना। यह इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। 2003 में यह बनी थी। तमिलनाडु के चेन्नई में नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है। इजी। तो यहां पर 24 जुलाई के हमारे करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। आई होप एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। एक दिन का डेली करंट अफेयर अगर पूरा वॉच करते हो ना, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो उससे ज्यादा आपके करंट अफेयर और स्टैटिक तैयार हो जाएंगे, इसलिए एंड तक देखा करो। चलो आओ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं कल के सेशन के। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो यह चुना गया है अजित डोवाल को। क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में वर्ल्ड का कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो यह देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में पहले पर? इंडिया। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक संशोधन विधेयक 2026 किस अधिनियम में संशोधित करेगा? तो यह संशोधन करेगा, बी आंसर हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में। बिहार का पहला पूर्ण नदी लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? तो यह कौन सा है? बेलवा मीनापुर लिंक चैनल। वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारत का पहला एआई संचालित बर्ड सेंचुरी कहां विकसित किया जाएगा? तो यह थाने क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में विकसित किया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता का 123वीं मेंबर कंट्री कौन? यह बनी है इंडिया। हाल ही में रिसर्चर्स ने किस इलाके में लाइकेन बनाने वाले फंगस एलोग्राफा जीनस की नई स्पीशीज को खोजा है? तो यह वेस्टर्न घाट एरिया में खोजा गया। भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार यह आर्टिकल 19 के सब क्लॉजेस में देखने को मिलता है। भारत का पहला यूपीआई एनेबल्ड मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे इनकेश ने लॉन्च किया है, आंसर डी। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर, नेल्सन मंडेला, इनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में। ओके, ये दूसरे इंडियन है, दूसरे नॉन सिटीजन है जिनको भारत रत्न दिया गया है। पहले खान अब्दुल गफ्फार खान थे, मैं आपको बता चुका हूं। टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो पेरू और बोलीविया, दक्षिण अमेरिकी देश है, इनकी सीमा पर टिटिकाका लेक देखने को मिलती है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। मिल गए तीनों क्वेश्चन के आंसर। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे करंट से ही है आई थिंक। ब्रिक्स समिट 2026 किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी बन गया है? और अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। और कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर कुछ चीज चेंज करने की जरूरत है, सर कुछ चीज डेली करंट अफेयर में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव या नया आइडिया भी आपके दिमाग में आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है ना। जो बेस्ट लगेगा उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस आइडिया को। जो भी स्टूडेंट ऐसा कोई आइडिया लेकर आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट में। तो आई होप इसका आंसर तो जरूर कीजिएगा।
है ना। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।